यूथ मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम स्टूडेंटों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें हम विशेषकर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है और अभी वर्तमान में वो एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। तो सर से जानेंगे कि उनका कैसा सफ़र रहा एक छोटे से गांव से आईएएस बनने का, और इसके बाद अभी सर्विस में ज्वाइन होने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे सकें। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अभिषेक, मुझे इस इंटरव्यू में सम्मिलित करने के लिए। सर, शुरू से शुरू करते हैं। आपका शुरुआती जीवन कहाँ रहा? मैंने थोड़ा रिसर्च में पाया कि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभिषेक, मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से बिलोंग करता हूँ और सिंगरौली ज़िले में शासन करके मेरा गांव है। उस टाइम पे शासन बहुत एक दूरस्थ इलाका होता था। पूरा सिंगरौली ही एक दूरस्थ इलाका है वैसे तो। रीवा जो संभाग का राज्य का वो काला जेल कहा जाता था, काला पानी। तो वहाँ पे इतना घना जंगल था कि कैदियों को छोड़ देते थे, वापस नहीं आ पाते थे। तो ऐसा के टाइम पे, रियासतों के टाइम पे, तो ऐसे जगह पे निश्चित रूप से बहुत सारे गांव पिछड़े थे, उनमें से मेरा एक भी था। शासन आज की स्थिति में हालांकि पिछड़ा नहीं कहा जाएगा। सौभाग्य से वहाँ पे एक पावर प्लांट है जो मैं जब पढ़ने की शुरुआत कर रहा था तभी बना था, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक अच्छे लेवल का डेवलपमेंट हो गया है। तो आज वो गांव नहीं, एक कस्बा कहा जाएगा। पिताजी मेरे शिक्षक हैं और दादाजी मेरे किसान हैं। दादी, मम्मी या फिर हमारे घर में जो पहले जो भी महिलाएं थी उनका पढ़ने का चलन नहीं था। यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने भी पढ़ाई नहीं की है। उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, जो उन्होंने खुद से अपनी मेहनत से, अपने काम से थोड़ा टाइम निकाल के उन्होंने सीखा है। और वही एक कारण है कि मेरे दादाजी पढ़ाई की जो वैल्यू थे उसको अपने बच्चों तक, यानी मेरे पिताजी तक ट्रांसफ़र कर पाए और पिताजी मुझ तक ट्रांसफ़र कर पाए। आपके जो दादाजी थे उनका जो शिक्षा को लेकर जो झुकाव था वो आपके पिताजी को पास ऑन हुआ, और उसके बाद चूँकि पिताजी भी आप बताना जैसे कि टीचर थे, तो जो सामान्यतः जो अध्यापक रहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाए। तो पिताजी की प्रेरणा रही या दादाजी की रही कि यूपीएससी में आपका आना हुआ? सही मायने में बोले तो दादाजी को तो कलेक्टर क्या करता है या आईएएस क्या करता है उसकी जानकारी नहीं है, आज तक भी नहीं है। उनका मुख्य काम जो है एक किसान के लिए एक पटवारी सबसे बड़ी जॉब है। तो आज भी बस वो मुझसे यही पूछते हैं कि आप पटवारियों से काम करा लेते हो ना? अगर काम करा लेते हो मतलब है दम, अगर उनसे नहीं करा पाते हो तो फिर मेरे किसी काम के नहीं। और रही बात पिताजी की, तो पिताजी शिक्षक हैं। शिक्षकों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो जहाँ दादाजी ने सिर्फ उस पोस्ट की राजस्व की भूमिका को देखा और उस पोस्ट के इज्जत और ऑरा को देखा, पिताजी ने उसके सूक्ष्म स्तर पे जाके उसकी बारीकियों को देखा कि कैसे प्रशासन चलता है। एक टीचर की बहुत सारी मीटिंग होती हैं, खासकर चुनाव के टाइम पे, और कभी भी कलेक्टर और बाकी सारे प्रशासनिक अधिकारियों से उनका जुड़ाव रहता है। तो उन्होंने उस चीज़ को देखा है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर या प्रशासक जो है लोगों की बेसिक ज़िंदगी में, रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक बेसिक टेंडेंसी थी पिताजी की थी कि मैं किसी सर्विस में जाऊं, हालांकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी इसी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी पढ़ाई अपने गांव से ही करी है। 8th तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूं। 9वीं के बाद मैं वहां उत्कृष्ट विद्यालय जस्ट ही बनी थी उस टाइम पे, हमारी जो बालक विद्यालय थी वो उत्कृष्ट हो गई थी जिले मुख्यालय की। वहाँ पे मैं पढ़ाई करने लगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक मैंने उत्कृष्ट में भी पढ़ाई करी। उसके पश्चात जैसा मैंने पहले बताया था कि रिलायंस आई, तो एक सौभाग्य इसलिए कहेंगे क्योंकि उसने हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया और जो भी पैसे हमें मिले, हालांकि वो हमारी ज़मीन के थे, बट ऐसे टाइम पे मिले जब मुझे अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा
उससे पहले वालों को सहयोग नहीं मिला था कि उनसे पूछा जाए कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसे नहीं है तो आप बस वही करो जो आपकी आर्थिक परिस्थिति अलाउ कर सकती है। मेरे साथ ऐसा नहीं था, उसी वजह से मुझसे पूछा गया और मैंने खुद थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पता किया, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी कोचिंग करनी है, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी शासकीय स्कूल से अगर पढ़ा है उसका एक्सपोजर इतना नहीं होता कि वो कंपटीशन निकाल पाए। तो मुझे ये जानना था कि भाई आखिर क्या दूसरे लोग पढ़े हुए हैं, कहाँ तक मेरे को सीखना पड़ेगा इनकी बराबरी पे आने के लिए। तो वो मेन उद्देश्य था, उसकी वजह से मैं कोटा में गया। कोटा की भी कहानी अगर बताऊं तो मैंने खुद रिसर्च किया था कि कौन सी कोचिंग में जाना है, और उस रिसर्च का एक नुकसान ये हुआ कि मैंने ढूंढा एक अच्छी कोचिंग बंसल क्लासेस, और मैंने वहाँ उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और हिंदी में हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन जब मैं वहाँ एक्चुअली में पहुँचा क्लासेस लेने, ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि कोचिंग अंग्रेज़ी में होती है, हिंदी में वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो 20-25 दिन पढ़ाई करने के बाद जब मैंने ये देख लिया कि या तो मैं यहाँ से अंग्रेज़ी सीख पाऊँगा या तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो पाएगा। और मुझे ज़रूरी ज़्यादा ये लगा कि मैं अभी इस कंपटीशन को क्लियर कर लूँ, फिर मैं अंग्रेज़ी सीख लूँगा जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने फिर कोचिंग चेंज करी और ऐसे काम चलाऊँ, बैचेस जो भी मिल सकते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से कोचिंग कंप्लीट करी, मेरा NIT भोपाल में एडमिशन हुआ। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब हासिल करी और 4 साल तक मैं जॉब करता रहा। लगभग 2014 से मैं पास आउट हुआ, 2018 सितंबर तक मैंने जॉब करी है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तैयारी करने के लिए अपनी जॉब छोड़ूंगा। जी सर, ये अपने आप में एक जो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम हम देखें जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं वो इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से आते हैं जिससे आप आए। तो आपने जैसा कि बताया, इंग्लिश को लेके आपको भी वो जो चुनौती थी वो आपको भी पेश आई। और उसके बाद सर आपने टेक्निकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया। जो टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे जो IAS में अधिकतर IIT से पास आउट जो रहते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि जो IIT या टेक्निकल एजुकेशन के जो बच्चे रहते हैं वो अधिकतर UPSC को क्लियर कर पाते हैं? देखिए, बहुत फ्रेंकली बोलूँ तो इसका टेक्निकल एजुकेशन से बहुत लेना देना नहीं है। इसका उस मानसिकता से लेना देना है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको मैथ दिलवा दो, और अगर वो मैथ पढ़ने में बहुत अच्छा 12th में रहा तो उसको इंजीनियरिंग करा दो। अगर वो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज लेने लायक है तो उसको IIT या NIT में भेज दो। तो ऐसे ही नॉर्मली एक चलन बन गया है कि जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी था वो कहीं ना कहीं NIT और IIT में पहुंच जाता है। हमारी भारत की प्रथा में ही ऐसा है। तो उसके बाद अगर आप बोले कि वो सिर्फ IIT में गया था इसलिए सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं था। वो पहले ही इतना अच्छा था, बस वो गया IIT में, फिर उसने वहाँ जाके वो एक स्वतंत्रता पाई। हमारे कॉलेजों की एक बहुत अच्छी खूबी यही है कि जो स्वतंत्रता गांव के बच्चे अपनी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, क्या बोलें उसे, एक्सपोजर नहीं है हमें कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कितने रोल मॉडल हैं हमारे, हम नहीं जानते कि हमें पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। तो हमने जो देखा ढर्रा कि जिसमें सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ मेहनत करके मिल सकता था, वो मिलता है हमें इंजीनियरिंग में, NIT IIT या कुछ भी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जो आपको वर्षों से नहीं मिला था। तो निश्चित रूप से हमारे बहुत ऐसे साथी हैं, मैं खुद ऐसा हूँ कि वो इंजीनियरिंग में जाके रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम अच्छे हो सकते थे। ये तो एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि हम एक चीज़ में अच्छे थे और उसी चीज़ को हमने चुन लिया और हम वहाँ पहुँच गए। तो इस वजह से एक बहुत अहम कारण है कि आज आप बहुत सारे जगहों पे इंजीनियर्स को पाएँ। ये स्थिति बदलेगी जब हमारा समाज और परिपक्व होगा, जब वो अलाउ करेगा कि एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा या अच्छा जो होनहार बच्चा है वो कोई भी स्ट्रीम लेके पढ़े। तब आप पाएंगे कि जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन है वो भी इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि कौन इंजीनियर है कौन नहीं। जी, यानी कि शुरुआत जो 10th से ही हो जाती है एक तरीके से। अगर होशियार है तो वो मैथ्स लेगा। सर आप बताया, आपने जैसा कि बताया कि आपने जॉब भी की उसके बाद, तो कहाँ पर जॉब की सर? मेरा कॉलेज से तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स करके कंपनी थी, नोएडा में मैं जॉब करता था। फिर मैंने 1-2 कंपनी भी चेंज करी। मैंने गुड़गांव और दिल्ली में ऐसे 3 कंपनियों में काम किया। जब आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे थे तो उस दौरान ही आपको ये जो UPSC की प्रिपरेशन का जो था सीरियसली आपने, क्योंकि जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप जॉब पे ही फोकस रहेंगे, फिर प्रिपरेशन पे उतना नहीं रह सकते, तो फिर आपने ये डिसीजन कब लिया कि आप जॉब नहीं सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे?
तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिताजी की इच्छा तो थी हमेशा से कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने बताया कि भाई हमारी जो ज़मीन थी वो उसका जो मुआवजा मिला था उससे मेरी पढ़ाई हुई थी। 4 साल एनआईटी भोपाल में पढ़ाई करी, उसका खर्चा भी कहीं ना कहीं से निकला था। तो बाकी लोगों की ज़िंदगी रुकी थी ताकि मेरी चल सके। अब मैं अगर एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएट होकर मैं बोल दूं कि मुझे जॉब नहीं, मुझे तैयारी करनी है, मुझे और अब खर्चा लगाओ, तो एक अन्याय होता मेरे दूसरे भाइयों और बहनों के लिए। तो मैंने इसीलिए एक निर्णय लिया कि जो भी मुझे करना है, अभी तो मुझे इतना करना है कि मैं अपने भाई बहनों को वही सुविधाएं, वही फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम दे सकूं जो मुझे मिला था, ताकि मैं यहाँ पहुँच सका। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर में था, जो मेरी स्ट्रीम नहीं है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ईसी ली थी मैंने। उसकी भी एक कहानी है कि मुझे सीएस लेना था, कंप्यूटर साइंस। और हमारे सिंगरौली में ऐसा है कि वहाँ 3 ही ब्रांचेस चलती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। वहाँ तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच कोई नहीं जानता। उनसे पूछोगे क्यों, वो उसका कारण नहीं जानते। बस उनको ये पता है कि बस यही करना होता है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। तो मेरे पिताजी को जितने लोगों ने सलाह जिससे भी मांगी, उन्होंने बोला कि 3 ब्रांच के अलावा कोई और मत लेने देना। और मेरा था कि मुझे सीएस लेना है, मुझे ये ब्रांच बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक जितना मैं फ़ाइट कर सकता था उस उम्र में, 18 साल की उम्र में, मैंने उतना फ़ाइट किया। और मैंने बोला कि कुछ नहीं, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल टाइप का भी है और थोड़ा कंप्यूटर टाइप का भी है, आपकी भी बात रह जाएगी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मुझे पता चल गया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हुए भी मैं वो कर सकता था जो मुझे चाहिए था। तो मैंने कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस किया और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। यूपीएससी की प्रिपरेशन, चूँकि जैसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे कठिनतम एग्ज़ामों में से एक ये परीक्षा है, तो सर इस परीक्षा की जो प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं बच्चे, तो आपके हिसाब से किसी को शुरुआत कब कर देनी चाहिए और ये निर्णय ले लेना चाहिए कि अब सीरियसली मुझे इसमें यूपीएससी में ही जाना है, और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए? जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पुराने सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। आपने पूछा कब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मेरे घर का सपना था, मैं उसे चाहता था कि वो पूरा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस विचार में हूँ, मेरा माइंड सिस्टम ऐसे काम करता है कि मुझे एक चीज़ पे फोकस करना अच्छा लगता है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा था, मैं जॉब में बहुत अच्छा था और कंपनी मेरे से खुश थी। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। मैं घर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा था, अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पा रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे भाई की जॉब लग गई, तो वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम घर पे ज़रूरी था वो नहीं ज़रूरी रहा कि अब वो हैंडल कर लेगा। और प्लस उसकी पढ़ाई का जो खर्चा अभी तक मैं और पापा मिल के कर रहे थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से मुझे टाइम मिला कि अब मैं परस्यू कर सकता हूँ। तो मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आप चाहते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? बोले बिल्कुल कर लो। मैंने कहा मैं उसके लिए जॉब छोड़ूंगा। तो पिताजी थोड़ा सा सहम गए कि जॉब छोड़े बिना कर सकते हो क्या? मैंने यही बोला कि मैं जॉब छोड़े बिना नहीं करूँगा, या तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर मुझे कोई और चीज़ करनी है तो मैं पूरे मन से जाऊँगा। फिर भी पिताजी थोड़े सहमे हुए थे और यहाँ पे मैं अपनी पुरानी कंपनी का बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी कि अरविंद ठीक है, आप सब लोग सोचते हैं आप जॉब के साथ कर लो। मैंने कहा जॉब के साथ हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक वचन लिया मेरे से कि ठीक है आज आप चले जाओ, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी आपको इस इंडस्ट्री में दोबारा आना पड़ेगा तो आप पहली कंपनी हमें चुनोगे। बस ये चीज़ हमारे घर वालों ने सुनी तो उनका एक भय दूर हो गया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। उनको लगा कि बस जॉब में थोड़ा सा पॉज है, अगर मेरी कहीं और नहीं लगी तो ये अभी भी है। बस वो उसकी वजह से वो उनको कभी परेशानी नहीं हुई। हालांकि मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि मैं दोबारा जाऊँ, बट वो एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जी। तो ऐसे एश्योरेंस अगर अभ्यर्थियों को, एक्सपीरियंस को कहीं से भी मिल जाए, उनके माता पिता दे दें, उनके दोस्त दे दें, उनका कॉन्फिडेंस दे दें, कहीं से भी एश्योरेंस लग जाए कि अगर मैं फेल हुआ तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो बहुत अच्छा करेंगे इस एग्ज़ाम में। अब मैं आपके करंट वाले सवाल पे आता हूँ कि बच्चों को कब इसका ध्यान देना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, जब आप क्लियर हो जाओ कि आपको यही करना है, आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं आधा ये करूँगा आधा वो करूँगा। बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि जॉब घर वालों के लिए ज़रूरी है, उनको खुद नहीं पता कि जॉब के बाद मैं कितना दोबारा वो जॉब हासिल कर पाऊँगा। या कई लोगों की सरकारी जॉब भी होती है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आगे, जो छोड़ देंगे तो दोबारा मिलती नहीं है। ऐसे लोगों की मजबूरियों को अगर साइड में रखें बस, तो बाकी सारे लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप सिंगल माइंडेड रहेंगे। बिल्कुल दो चीज़ें नहीं सोचनी है। क्लैरिटी इस एग्ज़ाम का बहुत अभिन्न अंग है। अगर
किसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि जिस चीज़ से मेरा सिलेक्शन हुआ या जो चीज़ मेरे को दूसरे एस्पिरेंट से अलग बनाती है वो मेरी क्लैरिटी है कि मैंने कभी भी इसमें डाउट पैदा नहीं किया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना नहीं करना है। मुझे ये था कि जो करना है वही करना है। तो जब मैं यूपीएससी में गया मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मैं कौन सी मतलब कोचिंग करूं कि ना करूं, या ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं, कोई और जॉब देख लूं क्या, साथ में कोई साइड वर्क कर लो क्या, कोचिंग की कॉपी चेक कर लो क्या, ये भी रहता है। बिल्कुल जाएगा। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या है कि वहाँ से अगर मैंने जॉब छोड़ी है तो मैंने बहुत सारा टाइम बचाने की कोशिश करने के लिए जॉब छोड़ी, अदरवाइज़ मैं वहाँ 4 घंटे 3 घंटे पढ़ाई तो कर ही सकता था। मैं चाहता था कि मैं उससे ज़्यादा पढ़ाई करूँ, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी है। तो अब अगर मैं उसी छोटे छोटे पैसों के लिए मैं फिर से टाइम लगाने लगा तो क्या फ़र्क था, जॉब क्यों छोड़ी। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ करूँगा। 2 अटेम्प्ट लिए थे कि 2 अटेम्प्ट अच्छे से देने हैं, उसमें ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर मैं आई विल गेट बैक टू माई स्टडीज़, जो फिर से वापस आऊँगा और अब तब मैं 2 चीज़ें एक साथ करूँगा। तो सबसे यही सलाह रहेगी कि आप जब इस एक प्रिपरेशन में आ रहे हैं 3 साल आप ऐसा लेके चलिए जिसमें आप पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को दे सकें। जैसे ही आपका फाउंडेशन बन जाता है, एक बेसिक्स सारे क्लियर हो जाते हैं, जितने सब्जेक्ट का क्या, एक टाइप से आप समुद्र में गए हो, वहाँ का तैरना सीख जाओ, कितना कहाँ की बाउंड्री है, कहाँ खतरा है कहाँ नहीं है, इतना पता कर लो। उसके बाद आप एक काम करते हुए भी तैर सकते हो। वही चीज़ है कि तैयारी एक बार आपको पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव जिसे बोलते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। और एक बार आपने पूरी तैयारी कर ली, 1-2 अटेम्प्ट दे लिए, उसके बाद आप चाहो तो एक अलग इसको साइड प्रिपरेशन की तरह ले लो। ये मैं लोगों को सलाह दूंगा। अधिकतर मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो 3rd ईयर में शुरू करो, अगर 3 साल की डिग्री है ग्रेजुएशन की तो 2nd ईयर में शुरू करो। ऐसे करके आपको टारगेट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सचेत करना चाहूँगा मैं लोगों को कि प्लीज़ टाइम से पहले कभी मत शुरू करिएगा। एक हमारे माइंड की एक कैपेसिटी होती है, हमारे पेशेंस की एक कैपेसिटी होती है। अगर आपने वो चीज़ 9th से शुरू करी और करते रहे माइंड को उससे इतना अभ्यस्त कर लिया कि वो उससे बोर होने लगा, तो जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जाएंगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके 1 साल पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले आप उससे ऊब चुके होंगे और तब आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बहुत सारे मेरे साथियों के साथ हुआ है जो ग्रेजुएशन के पहले साल से ही करना शुरू कर गए। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने प्राइम ईयर्स में होते हैं, कॉलेज आपका बहुत अभिन्न हिस्सा है जिसको आप ज़िंदगी भर याद रखने वाले हो। तो कभी भी कॉलेज को सेक्रीफाइस करके यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको कॉलेज जीना है। लास्ट में जब सब कोई अपने कैरियर के बारे में सोच रहा होगा कि मुझे कहाँ जॉब लेनी है, मेरे को कौन सी मास्टर डिग्री करनी है, उसी टाइम आप सोचोगे कि अब मुझे यूपीएससी करना है। उससे पहले करोगे तो आप वो भी मिस कर जाओगे और कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को भी मिस कर दोगे। फोकस और क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, ये 2 चीज़ें। सर एक चीज़ ये भी देखी है मैंने कि चूँकि यूपीएससी में इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो शायद 1% या 2% के लगभग ही, उससे भी कम कहीं। तो बच्चों को कुछ ना कुछ, जैसा आपने बताया कि एक क्लियरिटी ऑफ थॉट थी, आपकी फोकस था, तो एक्स फैक्टर होना बहुत आवश्यक है आपके अंदर, या आपकी स्टडी में उस तरीके से आप पढ़ने में सक्षम हो, आपने अपनी आदत बना ली हो कि आप, और जो बच्चे सोचते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, घंटों में भी कई बच्चे काउंट करते हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, शुरू में जब आप शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आपको घंटों में काउंट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास क्वालिटी नापने का कोई जरिया नहीं है, उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है। आप कोई काम शुरू में ही करने जा रहे हो और बोलोगे मैं 1 घंटे करूँगा, क्वालिटी से करूँगा, तो कहाँ से कर लोगे? तो आप जब तक अपनी स्किल्स, मतलब जब तक अपनी हथियार को तेज़ कर रहे हो ना, तब तक तो आपको घंटा गिनना है। और जिस दिन तेज़ हो जाएगा उस दिन सिर्फ ये गिनना है कि कितने काटे, उस दिन ये नहीं गिनना कि मैंने कितने घंटे काटे, ठीक ना? उस दिन आपको सिर्फ आउटकम से मतलब होना चाहिए। सर ये पता कब चलता है, या आप खुद ही इतने अभ्यस्त हो जाते हैं? जिस दिन आप टाइम टेबल बनाना छोड़ दो, जिस दिन आप उस स्ट्रेस में ना आओ कि मेरा ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे वो समझ नहीं आता, या मुझे न्यूज़पेपर समझ नहीं आता। जिस दिन आपका डेली रूटीन फाइनलाइज हो गया और आप उस पर कंफर्टेबल हो गए कि मैंने सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने ये चीज़ किया, मैंने रात को ये पढ़ लिया, आप उसमें सेटल हो गए हो, तब आप समझ जाओ कि आपका हथियार अब तेज हो चुका है। ठीक है, इसी पे मैं 1-2 सलाह और दूंगा। बच्चे जैसे कॉलेज से पहले शुरू करते हैं जो, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे यूपीएससी में फुल प्रूफ तैयारी करनी है कि बिल्कुल सिलेक्शन रुक ना जाए और इसीलिए मैं जितना पहले कर सकूँ उतना करूँगा, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि 2-3 चीज़ों पे फोकस करिए आप। पहला, आप बुक रीडिंग शुरू करें। वो बुक किसी की भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
मेरे पास जब मैं ग्रेजुएशन से निकला था कॉलेज में, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मेरे पास 250 बुक्स थी। उतनी बुक्स मेरे पास रहती थी, मैं उनको रेगुलरली पढ़ता था। एक आदत थी जिसकी वजह से जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको हमेशा बचाए रखती है, रिदम। तो ऐसे ही बच्चों का जो हथियार नुकीले करने की मैं बात कर रहा था कि आपको पहले हथियार तेज करना है, वो यही है कि आपको अंग्रेजी या हिंदी जिस भाषा में देना चाहते हो उस भाषा की पूरी परिपक्वता के साथ समझ, और दूसरा आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी। ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, लिखने की आदत बना सकते हो अगर आप बहुत पहले तैयारी कर रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो लेजिबल हो, पढ़ने लायक हो, ऐसा नहीं कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा कोई। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले कर लो और फिर आप एग्ज़ाम में लगो, 18 महीने 20 महीने की तैयारी प्रीलिम्स और मेंस की होती है, उसको करो। मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि मैंने बहुत पहले स्टार्ट नहीं किया। मेन तैयारी आपकी 18-20 महीने की है, उससे पहले आपको सिर्फ यही चीज़ें शार्प करनी है अपनी माइंड को। सर वैसे तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम के जो चरण हैं वो अधिकतर लोग जानते ही होंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में थोड़ा सा बताइए और आप कुछ अलग से उनके लिए टिप्स देना चाहें कि उस एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करें। जी। तो पहले तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के। अधिकतर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के 3 ही स्टेज होते हैं। पहला होता है आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस के साथ प्रीलिम्स, फिर आंसर राइटिंग के साथ मेंस, और आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ पर्सनालिटी टेस्ट जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। पहला एग्ज़ाम आपको पढ़ना सिखाता है, जितना आप पढ़ लोगे उतना अच्छा प्रीलिम्स में परफॉर्म करोगे। दूसरा एग्ज़ाम आपको लिखना सिखाता है, जितने अच्छे से लिख लोगे, जितने अच्छे से आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको आप कॉपी पे उतार पा रहे हो, वो आपका मेंस का टेस्ट है। और जितने अच्छे से आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का जो आपने अभी तक वो किया है, एक्विजिशन किया है, अधिग्रहण किया है, उसको आप कितने अच्छे से बोल सकते हो, ये आपका इंटरव्यू का टेस्ट है। तो पढ़ना, लिखना और बोलना इसी थ्रू के जाता है। कभी भी आप बोलने से स्टार्ट मत करें अपनी प्रिपरेशन। पहले पढ़ेंगे तो लिख पाएंगे, और जब लिखेंगे आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे तो बोल पाएंगे। एग्ज़ाम भी उसी स्टेजेस पे चलता है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जब तक आपका पढ़ना और लिखना ना हो जाए, चुप रहिए, बोलने का प्रयास मत करिए, बोलने की ट्रेनिंग मत लीजिए, इंटरव्यू के पीछे मत भागिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। जी। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, मध्यवर्गीय परिवार या जो ग्रामीण इलाके में जो फैमिलीज़ रहती हैं, सर जब इस प्रकार का अगर जिस प्रकार की आपने सफलता अर्जित की, तो उस टाइम आपके फैमिली मेम्बर्स का या पिताजी का क्या रिएक्शन रहा और क्या और आपने जब रिज़ल्ट आपको पता रहा, जब पता चला तो आपको क्या कुछ महसूस हुआ? तो यहाँ पे मैं फिर से वही थोड़ा सा मैं फ़िलॉसफिकल बातें करता हूँ। तो मैं हमेशा से विश्वास करता हूँ कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना आपका एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है। वो एक पड़ाव है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन का पड़ाव है। 1 दिन तक आपको उस रिज़ल्ट को सुन के ऐसा लगेगा कि हो गया, बस जो करना था कर लिया लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ का एक कंक्लूजन आ गया। बट अगले ही दिन आपको एक कमी खलेगी कि नहीं, हो गया, अब क्या करें, ठीक है, अब कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लाइफ जीने लायक रहे। तो सारे अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम में घुसें तो आप यही ध्यान देना कि भाई एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद क्या कर सकते हो, उसकी डे ड्रीमिंग नहीं करनी। बहुत सारे लोग वो सोचने लगते हैं कि लबासना जाएंगे, वहाँ पे फिर रॉयल एंट्री वीडियो बनाएंगे, फिर वो नहीं करना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्ट होने के बाद की जॉब कैसी होती है, उसकी रियलिटी पता होनी चाहिए आपको। तो जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मैं वही दिल्ली में था और घर नहीं आया था, क्योंकि उसके कुछ ही दिनों बाद हमारा प्रीलिम्स होने वाला था। तो मुझे लगा कि अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत ऐसे आता है, इतनी उम्मीद तो थी कि इस बार लिस्ट में आ जाएगा। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा मतलब घमंडी साबित होऊंगा, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को बोला था, अपने रूममेट को बोला था कि अगर इस बार मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं इस एग्ज़ाम में कभी नहीं बैठूंगा। क्योंकि जितना मेरे अंदर था, जितनी मेहनत मैं कर सकता था, जितना अच्छा मैं लिख सकता था, जितना अच्छा मैं इंटरव्यू दे सकता था, सब कुछ मेरे को लगा कि मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे चुका था। अगर इतने के बाद भी अगर इस एग्ज़ाम के मैं लायक नहीं हूँ तो मेरे पास और कुछ देने को नहीं है। मैं क्या दूंगा कि आगे बैठूंगा एग्ज़ाम में, क्या ऐसा सुधर जाएगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। तो अब चलो भगवान ने शायद सुन ली, या फिर कहीं ना कहीं मैं सही था कि चलो मैंने दिया जितना दे सकता था, तो मुझे दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ा। लेकिन ये मन में था कि कहीं ना कहीं बैठना पड़ सकता है। तो इस वजह से हम दिल्ली में थे, हम दोनों, मैं और मेरा रूममेट रोहित शाह, मेरे ही साथ मेरे बैच का IPS है, अभी छत्तीसगढ़ कैडर में है। तो
मैंने फिर तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और मुझे बस एक चीज़ की खुशी थी कि मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं। वो मेरे प्रयास को देखती थी। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि जॉब क्यों छोड़ दी, कभी नहीं। जबकि पढ़े लिखे लोगों ने खूब पूछा है कि क्यों जॉब छोड़ दी, इतना अच्छा कमाते थे, क्या मेहनत, क्या दिक्कत थी उसमें भाई, इतनी अच्छी जॉब थी, क्यों छोड़ दी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ कर रहा है। हो सकता है मेरे समझ में अभी नहीं आ रहा है, बट कुछ कर रहा है तो सोच के ही कर रहा होगा। तो वो मेरा संघर्ष था उसको देख के उनको रोना आता था कई बार, ठीक ना, कि मैं ऐसी मेहनतें करता था। मैं सवेरे से उठ के कई बार मेरा सर दर्द इतना बढ़ जाता था कि वो बिल्कुल मालिश करती थी और उनको लगता था कि इतना क्या कर रहा है यार आदमी। तो मुझे बस एक चीज़ की चिंता थी कि उन्हें अब लगेगा कि मैं क्या कर रहा था। हो सकता है उनको दुनिया बता देगी कि क्या कर रहा था आपका बेटा। मुख्य जो खुशी थी सबसे ज़्यादा वो ये थी कि मैं अपनी मम्मी को जो आज तक नहीं बता पाया, जो आज तक पूछ भी नहीं पाई मेरे से, वो शायद आज उनको उत्तर मिल जाएगा कि इतनी तैयारी का क्या अर्थ था। और इसके अलावा एक खुशी ये थी कि दादाजी, जिन्होंने आज तक सिर्फ पटवारियों को देखा था, नायब